Hello guys, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation, blood clotting. ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग ब्लड क्लॉटिंग जो है वो पढ़ेंगे. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग आज से स्टार्ट हो रहा है. ये ब्लड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 7 है. आई होप कि आप लोगों ने सभी पार्ट्स देख लिए होंगे. ठीक है, और अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके CSR नेट, गेट, ICMR, DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा. ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट. ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग भी ब्लड एंड सर्कुलेशन के अंदर ही आता है, तो दैट्स वाई मैं उसी के साथ साथ में जो है आपको ब्लड क्लॉटिंग भी करवा रही हूँ. ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी CSIR 2023 जो जून वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको क्लॉटिंग से क्वेश्चन पूछा गया था. ठीक है, तो इसीलिए मैं क्लॉटिंग करा रही हूँ यहाँ पे. ये क्लॉटिंग भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ओके. सो क्लॉटिंग होता क्या है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है. ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉटिंग बात एक ही है. ठीक है, जब हमारा ब्लड शेड, व्हेन ब्लड इज शेड इट लूज its fluidity in a few minutes and set into a semi-solid jelly. This phenomenon is known as कोगुलेशन और क्लॉटिंग. ठीक है, जब हमारे हाथ में जो है कभी कट लग जाता है तो हमारा क्या होता है, जब भी कहीं पर कट लगता है तो हमें ब्लीडिंग होती है. ठीक है, थोड़ी देर तक ब्लड निकलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है ब्लड निकलना बंद हो जाता है और वहाँ पर एक जेली लाइक जो है वो सब्सटेंस जो है देखने को मिल जाता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस. उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड कोगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग हम उसे बोलते हैं. ठीक है, जनरली जैसे भी जब भी हमारा कट लगता है तो ब्लीडिंग टाइम कितना होता है. अगर मैं ब्लीडिंग टाइम की बात करूं, ब्लीडिंग टाइम, ठीक है, जैसे आपका कट लग गया तो ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, जनरली 1 मिनट से लेकर 3 मिनट के बीच तक में जो है आपका ब्लीडिंग होता है. डिपेंड करता है कि कितना जो है वो कट लगा है, कितनी गहरी चोट है. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज़ क्लॉटिंग टाइम. ठीक है, क्लॉटिंग टाइम जो है वो कितने देर में जो है वो क्लॉटिंग जो है वो आपकी हो जाती है. तो ब्लड क्लॉटिंग जनरली 2 से 8 मिनट जो है वो लगाती है. ठीक है, 2 से 8 मिनट डिपेंड करता है. अगर छोटी सी चोट है तो 2 मिनट में ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ी चोट है तो 8 मिनट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में लग जाता है. ठीक है, कोगुलेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा अलोन. ठीक है, जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉपर्टी है वो कहा जा रहा है कि ये प्लाज्मा की अलोन, यानी प्लाज्मा जो है वो खुद की इसकी प्रॉपर्टी है ब्लड क्लॉटिंग करने की. ठीक है, जो रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स हैं वो इसमें पार्ट नहीं लेते. जैसे अभी तक हम लोगों ने रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल्स पढ़े थे, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि रेड और वाइट ब्लड सेल्स ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट नहीं लेते हैं. ठीक है, दे बिकम कॉट इन द मैशअप ऑफ द कॉट एंड देयर बाय रिमूव्ड. ठीक है, जब हम क्लॉटिंग देखते हैं ना तो हमें वहाँ पर रेडिश दिखता है, रेड दिखता है ना ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन वो रेड ब्लड सेल्स ने क्लॉटिंग नहीं की होती है. ना तो उसमें रेड ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ना वाइट ब्लड सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. बस वो वहाँ पर जो है वो फंस जाते हैं जिस टाइम पे ब्लड क्लॉटिंग होती है. तो ब्लड क्लॉटिंग में फाइनली जो है आपके फाइबर्स इस तरीके से बनते हैं. तो वो फाइबर्स जो है उन सेल्स को, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उनको जो है वो घेर लेती हैं. ठीक है, इट इज़ ड्यू टू फैक्ट दैट क्लॉट हैज़ रेड कलर. दैट्स वाई जो है क्लॉट जो है आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है. एंड द सीरम इज क्लियर नॉन सेलुलर फ्लूइड. ब्लड प्लेटलेट्स टेक सम पार्ट इन द प्रोसेस. ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स भी इसमें ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट लेती है, प्लाज्मा भी लेती है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होता है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. अगर कोई पूछे कि ब्लड क्लॉट रेड होता है तो इसका मतलब क्या RBC इसमें टेक पार्ट लेती है, तो बिल्कुल भी नहीं. RBC का इसमें कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे काफ़ी अच्छा इमेज है. ठीक है, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का इमेज है ऑफ इरेथ्रोसाइट इमेजेस इन द फाइब्रिन. देखो ये फाइब्रिन है, जो ये आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये फाइब्रिन है. ठीक है, दिस इज़ द फाइब्रिन. ये फाइब्रिन जो है वो एट द एंड, जब जिस टाइम पे फाइनल क्लॉट बनता है तो उस टाइम पे जो है वो फाइब्रिन बनता है. ठीक है, जो फाइनल जो क्लॉट होता है उसमें फाइब्रिन बनता है. तो फाइब्रिन बनता है तो फाइब्रिन सारे सेल्स को वहाँ पे जकड़ लेता है, यानी सेमी सॉलिड वाला जो है वो रीजन बना देता है. तो इस तरीके से वो जो ये रेड ब्लड सेल्स है यानी RBC है वो इसमें फंस जाती है. दैट्स वाई हमें क्लॉट कैसा देखने को मिलता है, रेड कलर का देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इमेज है, क्लियर इमेज है. ठीक है, बाकी गाइस PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो. ठीक है,
नेक्स्ट आता है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्यों ज़रूरी है ब्लड कोगुलेशन, इसका महत्व जान लेते हैं। द फिनोमिनन ऑफ कोगुलेशन इज़ अ इनॉर्मस फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस, इट्स पर्पस टू स्टॉप फर्दर हीमोरेज। ठीक है, तो ब्लड कोगुलेशन क्यों होता है, ताकि हमारा जो खून जो बह रहा है, सिंपल सी बात है, खून बहना जो है वो रुक जाए। अगर ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो अगर आपको छोटा सा कट भी लगे, ठीक है, और अगर ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी में ना हो तो वो ब्लड सिर्फ बहता ही रहेगा, उसे रोकने का कोई तरीका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस खून को रोकने के लिए जो है वो ब्लड क्लॉटिंग होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोरेज बोलते हैं। ठीक है, व्हेन ब्लीडिंग अकर्स, जिस टाइम पे ब्लीडिंग होती है यानी खून बहता है हमारा, द शेड ब्लड कोगुलेट्स एंड द ब्लीडिंग वेसल्स बिकम प्लग्ड ऑफ बाय द क्लॉट। ठीक है, तो जो ब्लड जो कोगुलेट करता है वो शेड मतलब वो निकलता है, बार बार ब्लड निकलता है हमारा जिस टाइम पे ब्लीडिंग होता है, तो वहाँ पर एक क्या बनने लग जाता है, प्लग बनने लग जाता है बाय द क्लॉट, यानी क्लॉट जो थक्का, खून का थक्का बनने लग जाता है वहाँ पर एक प्लगिंग बनने लग जाती है। ठीक है, the retraction of the clot compress the rupture vessels further, in this way bleeding is stopped। फिर ठीक है, फिर क्लॉट कंप्रेस होता है, ठीक है, जहाँ पर वेसल्स आपकी रैप्चर हुई रहती है, ठीक है, और वहाँ पे जो है ब्लीडिंग को स्टॉप किया जाता है। द फिनोमिनन ऑफ कोगुलेशन इन्वॉल्व प्राइमरी एंड सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। ठीक है, जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग है उसमें दो तरीके के जो है वो हीमोस्टेसिस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ योर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस का मतलब हो गया, हीमो का मतलब ब्लड हो गया, स्टेसिस का मतलब रोकना, यानी ब्लड को रोकने की प्रक्रिया। ब्लड को रोकने की प्रक्रिया हमारे अंदर दो तरीके से होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी में आपका क्या इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी में अगर मैं बोलूँ तो उसमें आपके जो आपका ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में जो है हमारा जो ब्लड प्लेटलेट है वो क्या करते हैं, प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। कल हम लोग प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन करती हैं प्लेटलेट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्लेटलेट प्लग में आपको ब्लड क्लॉटिंग में डिटेल में पढ़ाऊंगी, तो हम यहाँ पे प्लेटलेट प्लग को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है उसमें जो है कम्प्लीटली जो रोल होता है वो किसका होता है, ब्लड प्लेटलेट्स का। जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है उसमें जो है हमारा किसका रोल आता है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स का रोल आता है। ठीक है, तो दोनों का रोल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है वो फाइनली स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। ठीक है, सो हीमोस्टेसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, हीमोस्टेसिस का मतलब क्या हो गया, ब्लीडिंग को रोकना। हीमो का मतलब हो गया ब्लड, स्टेसिस का मतलब हो गया रुका हुआ। ठीक है, तो ब्लड को रोकना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले प्राइमरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी हीमोस्टेसिस, द प्लेटलेट्स, यहाँ पे जो है प्लेटलेट इन्वॉल्व होते हैं। प्लेटलेट अडहेर टू अ वस्कुलर वॉल फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग। ठीक है, यहाँ पे प्लेटलेट्स आती हैं, वो जहाँ पे जिस वेसल्स में जो है आपका रैप्चर यानी ब्रेकआउट हुआ रहता है जो वेसल, उस पर जो है प्लेटलेट अपना प्लग बना देती है। ठीक है, एंड द प्रोसेस इन दिस स्टेज इज नोन एज प्राइमरी हीमोस्टेसिस। और जिस टाइम पे हमारा प्लेटलेट प्लग बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स एडेड बाय द एंजाइमेटिक रिएक्शन टर्म्ड एज डिफाइंड एज हीमोस्टेसिस। तो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में फाइनली जो है आपका फाइनल जो है वो क्लॉट बनता है, यानी फाइनली जो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है वो हमारा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फाइब्रिन क्लॉट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ठीक है, सारे प्लाज्मा प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो फाइनली क्लॉट बनाते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, ये मैकेनिज्म हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पे भी फोकस करेंगे। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। सो एज अर्ली एज 1904 पॉल मॉरवेज डिस्क्राइब द फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो साइंटिस्ट रहे हैं अर्ली 1904 में पॉल, उन्होंने जो है बेसिक जो मैकेनिज्म बताई थी ब्लड क्लॉटिंग की, ठीक है, कि कैसे जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, 1 2 3 करके मैंने दिया है।
सबसे पहले है व्हेन ब्लड इज शेड द प्लेटलेट्स बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द रफ वाटर एंड वेटेबल सरफेस डिसइंटीग्रेट एंड लिबरेटेड द थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अवर ब्लड प्लेटलेट, दिस इज ब्लड प्लेटलेट। ब्लड प्लेटलेट ही तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, राइट। सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द इंजर्ड और डैमेज टिश्यू। ठीक है, तो जब ब्लड, एक तो हमारा जिस टाइम पे ब्लड जहाँ पर शेड ऑफ होते हैं तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, वहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन, ब्लड प्लेटलेट्स ये सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो जहाँ पर इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो भी जो है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्टेड इनटू प्रोथ्रोम्बिन, देन हमारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसे जो है वो कन्वर्ट करता है किसको, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की मदद से वो क्या कर देता है, यानी जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन। ठीक है, और ये किसकी मदद से करता है, वो कैल्शियम आयंस की मदद से। कौन करता है ऐसा काम, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से डिराइव्ड है आपका, ब्लड प्लेटलेट्स एंड डैमेज्ड टिश्यू से। ठीक है, फिर जो थ्रोम्बिन है वो फिर इंटरेक्ट करता है फिब्रिनोजन से और फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइनली फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है हमारा क्या बनाता है, फाइनल क्लॉट बनाता है। ठीक है, तो बहुत ही, वैसे तो सिंपल लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल लग रहा है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो ये प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू, ये तीनों की तीनों क्या बनाती हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। फिर उसके बाद जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिन जो है फाइनली आपका क्लॉट बनाता है, जैसे ये जो आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पे ये इमेज में। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का था मैंने बताया था, दिस इज योर फिब्रिन, ये फाइनली फिब्रिन है जिसने कि फाइनली क्लॉट बना दिया है, सबको जकड़ लिया है सारी सेल्स को, ताकि अब कोई भी ब्लड जो है वो हमारी बॉडी की सरफेस से जो है वो बाहर ना जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, दैट इज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही दिया है, जैसे फिब्रिनोजन है उसको थ्रोम्बिन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। फिर क्लॉटिंग फैक्टर 13 विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम जो है फिब्रिन को फिब्रिन पॉलीमर बना रहा है, और फिब्रिन पॉलीमर जो है फाइनली जो है वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा जो है उन्होंने बताया है, वैसे ये काफ़ी टफ है जब हम पूरा पाथवे देखेंगे। ठीक है, बट इतना आपको पहले बेसिक चीज़ें समझना है। ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने बताया है उतना पहले समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, जान लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो एक बार मैं लिख कर भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो इतना तो सबको लर्न करना ही है जितना मैंने अभी तक आपको बताया है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा हो गया, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, एंड डैमेज टिश्यूज़ हो गए। ठीक है, डैमेज टिश्यू, ये तीनों की तीनों क्या रिलीज करते हैं, किसको रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करके ये क्या करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे रिलीज होता है जहाँ पर भी ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद लेता है, ये कैल्शियम आयंस की मदद लेता है। ठीक है, फाइनली जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फिब्रिन में। ठीक है, ये भी बहुत बेसिक है, बहुत ही जो है बेसिक जो है मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इतना जो है आपको समझना है। थ्रोम्बिन जो है देन क्या करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन जो है फाइनली फिब्रिन पॉलीमर बना देता है, फिब्रिन पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कौन सा, क्लॉटिंग फैक्टर 13। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर 13 यहाँ पे वर्क करता है, अभी बताऊंगी कौन से होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी मैं बताऊंगी। और फिब्रिन पॉलीमर जो है फाइनली क्या कर देता है, ब्लड क्लॉट कर देता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इतना तो सबको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3 मेन मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द ब्लड कोगुलेशन आर। ठीक है, तो 3 मेन मैकेनिज्म हैं जो कि ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, दैट इज सबसे पहला है आपका वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। सबसे पहले जो है जो ब्लड वेसल्स है, जब भी हमारा जो है जहाँ पर भी हमें कट लगता है या हमें चोट लगती है तो वहाँ पर सबसे पहले ब्लड वेसल्स का क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन। So whenever there is a vascular injury, there is a vasoconstriction in the injury of the blood vessel, result in the contraction of the smooth muscles in the wall of vessel। देखो vasoconstriction का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊँ, यहाँ पे शेप लेके बताती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपका जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, हो नॉर्मल जो है हो सकता है उसका इतना जो है वो ब्लड वेसल्स आपका नॉर्मल हो। ठीक है, ये नॉर्मल में बना देती हूँ, ये इतना बना देती हूँ। ठीक है, तो ये तीनों मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको 3 तरीके के ब्लड वेसल्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, दीज आर ब्लड वेसल्स। ये आपका क्या है, नॉर्मल ब्लड वेसल है। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, जो जब आप नॉर्मल हेल्दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल तो सब लोग समझते होंगे ना, जहाँ से अंदर से ब्लड फ्लो होता है, जिन वेसल से, वेन वेसल्स। ठीक है, तो समझते होंगे, राइट। ये नॉर्मल ब्लड वेसल है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड वेसल्स ये बड़ा कब होता है, जब बड़ा होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर, यहाँ पे हम इनका डायमीटर देख के लगाएंगे। ठीक है, इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ये डायमीटर क्या है, इसका ज़्यादा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ब्लड वेसल्स, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल का क्या हो गया है, वैसो डायलेशन। ठीक है, वाइसोडाइलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन हो गया। जब वैसोडाइलेशन होता है तो डायमीटर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो ब्लड वेसल्स का डायमीटर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रखा है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जब भी हमारा कट लगता है या हमें चोट लगती है तो उस टाइम पे हमें क्या होता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, जहाँ पे जिस वेसल्स पे इंजरी आती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि ज़्यादा ब्लड फ्लो ना हो, ज़्यादा ब्लड वहाँ से बाहर ना निकल जाए। ठीक है, द कोलाजन इज एक्सपोज्ड एट द साइट ऑफ इंजरी विच प्रमोट द प्लेटलेट अडेरेंस टू द इंजरी। ठीक है, अब जहाँ जिस ब्लड वेसल्स पे लगी होती है या जो रैप्चर हुआ रहता है, वहाँ पर जो है बहुत सारे कोलाजन जो है वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ पे कि इंजरी होती है। ठीक है, और वो क्या करता है, वो बुलाता है किसको, प्लेटलेट्स को बुलाता है कि प्लेटलेट्स आओ और यहाँ पर अडहेर करो। ठीक है, जहाँ पे इंजरी साइट है वहाँ पर अडहेर करो। प्लेटलेट्स फिर रिलीज करती है कुछ साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। कल हम लोगों ने प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको कि दीज आर द बेसिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, जिनको हम बेसिक डाई से जो है वो स्टेन करते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के पास में भी क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसमें क्या क्या कंटेन होता है, सेरोटोनिन होता है, एडीपी होता है एंड थ्रोम्बोऑक्सिन A2 होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स जो है वो प्लेटलेट्स रिलीज करती है वहाँ पे। These content of cytoplasmic granules increase the effect of vasoconstriction। ये जितने भी साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स ये रिलीज करता है, चाहे एडीपी हो, सेरोटोनिन हो या थ्रोम्बोऑक्सिन A2 हो, ये क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, वस्कुलर स्पैज्म करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं वेसल्स का, रिड्यूस करते हैं ब्लड फ्लो। वहाँ पर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, एंड ब्लड लॉस प्रिवेंटेड बट नॉट स्टॉप्ड। और वहाँ पर जो है ब्लड लॉस को प्रिवेंट किया जाता है, लेकिन वो स्टॉप नहीं हो पाता है। स्टॉप तो कब होगा, जब फाइनली क्लॉट बनेगा, फाइनली प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे, फिब्रिन क्लॉट बनेगा, उस टाइम पे फाइनल जो है वो क्लॉटिंग होती है। ठीक है, बट जो आपका प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या कर देता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देता है ब्लड वेसल्स को। ये देखो डायमीटर जो है ब्लड वेसल्स का स्मॉल कर देता है। ठीक है, जिससे कि कम से कम ब्लड वहाँ पर फ्लो हो। ठीक है, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस हमें ना हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, अब फिर वो क्या करता है, जो हमारा ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो प्लेटलेट प्लग बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अगर इंजरी आई है, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लड वेसल था, ठीक है, और यहाँ पर आपको इंजरी आ गई है, यहाँ पर कट लग गया है, तो ब्लड प्लेटलेट्स आएंगी और वो यहाँ पर ब्लड ये इस तरीके से प्लग बनाना स्टार्ट कर देंगी, जहाँ पे इंजरी आई होगी इस तरीके से प्लग बना देगी। ठीक है, ताकि ब्लड लॉस को वो प्रिवेंट कर सके। ठीक है,
So as platelets are exposed to collagen, platelets release ADP, that is adenosine diphosphate and thromboxane. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, thromboxane, A2 and serotonin which are released from granules of the platelets enhance the vascular spasm. ये क्या करते हैं, जो thromboxane A2 है एंड सेरोटोनिन है, ये जो प्लेटलेट्स ने रिलीज़ किया है, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है किसको, वस्कुलर स्पैज़म. वस्कुलर स्पैज़म का मतलब जो वसल्स हैं उनका मूवमेंट को इंक्रीज़ करता है. ठीक है. The formation of platelet plug is activated by glycoprotein called von Wellhart factor. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. जो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है वो कौन सा फैक्टर एक्टिवेट करता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका नाम क्या है, वॉन वेलहार्ट फैक्टर, यानी VWF जो है इसका नाम है. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स इन द इंजर्ड साइट. एडिनोसिन डाइफॉस्फेट का क्या काम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट्स को बुलाएं और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में मदद करें. नेक्स्ट, ADP एंड द थ्रोम्बोऑक्सिन कॉजेज द सरफेस ऑफ नियर बाई प्लेटलेट्स टू बिकम स्टिकी. ठीक है, ADP एंड जो थ्रोम्बोऑक्सिन है वो क्या करते हैं, जो नियर बाई प्लेटलेट्स की साइट है उनको स्टिकी बनाते हैं ताकि जो प्लेटलेट्स का एक्यूमुलेशन हो सके और प्लेटलेट प्लग इजीली जो है वो फॉर्म हो सके. ठीक है, ताकि प्लेटलेट्स वहाँ पे चिपक सके, स्टिकी साइट्स जो है वो बना देती हैं. In the process, more chemicals are released and further more platelets adhere in the injured site and release their chemicals, creating the platelet plug in a positive feedback loop. ठीक है, तो जैसे जैसे इंजर्ड साइड में प्लेटलेट प्लग आने लग जाते हैं, प्लेटलेट प्लग और ADP रिलीज़ करेंगे, और ADP रिलीज़ होगा तो और थ्रोम्बोएक्सिन ADP रिलीज़ होगा तो वो और प्लेटलेट्स बुलाएंगे. ठीक है, और प्लेटलेट्स बुलाएंगे तो और ADP रिलीज़ होगा. इस तरीके से रिलीज़ होते रहेगा, जिससे कि इसको हम क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव फीडबैक लूप. ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक लूप हम इसे बोल देते हैं. सो the platelets alone are responsible for the cessation यानी stoppage of the bleeding and this process we called as primary hemostasis. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी hemostasis. ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी hemostasis जिसमें हमने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन पढ़ा और इसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्लेटलेट्स ही इन्वॉल्व होती हैं, प्लेटलेट जो कि ब्लीडिंग को जो है वो रोकने में मदद करती हैं. ठीक है, लेकिन फाइनल ब्लीडिंग अभी नहीं रुकती है. फाइनल ब्लीडिंग कब रुकेगी, जब हमारा फाइनल क्लॉट फॉर्म होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये इमेज है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज़ योर ब्लड वेसल. ठीक है, ये ब्लड वेसल है. ठीक है, यहाँ पर ये कोलाजन एक्सपोज हुए हैं. ठीक है, और यहाँ पर ये जो है इंजर्ड साइड है. ठीक है, दिस इज़ योर इंजर्ड साइट. ठीक है, इंजर्ड साइट है. उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, दीज आर प्लेटलेट प्लग. ये प्लेटलेट प्लग बना रहे हैं. ठीक है, प्लेटलेट प्लग में क्या हो रहा है, कोलाजन ने मदद किया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में, और प्लेटलेट प्लग ने क्या किया, मोर ADP थ्रोम्बोऑक्सिन रिलीज़ किया ताकि और ज़्यादा जो है वो प्लेटलेट्स यहाँ पर आ सकें. ठीक है, और ज़्यादा जो है वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो सके. ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर प्रोस्टासाइक्लिन, दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन 2. ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन 2 एंड द नाइट्रिक ऑक्साइड NO. ठीक है, बोथ प्रोड्यूस बाय एंडोथीलियल सेल्स. ठीक है, ये एंडोथीलियल सेल्स जो है वो PgI2 और NO को जो है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं. ठीक है, जो ये क्यों रिलीज़ करती है एंडोथीलियल सेल्स, ताकि इनिबिट कर सके प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड देयरफॉर प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन फ्रॉम द डैमेज साइट. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो गाइस, जो ये PgI2 ठीक है यानी प्रोस्टाग्लैंडिन है और प्रोस्टासाइक्लिन है. ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसको यहाँ से फैलने नहीं देंगे. यानी जो इंजर्ड साइड है वहीं पे प्लेटलेट प्लग बनना चाहिए, उसके आगे नहीं बनना चाहिए. अगर सोचो, अगर पूरी ब्लड वेसल्स में प्लेटलेट प्लग बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ब्लड वेसल से कोई ब्लड फ्लो नहीं होगा. ठीक है, और जिससे कि कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए ये इंश्योर किया जाता है कि जहाँ पर चोट लगी है, यहाँ पे यानी जहाँ पर इंजर्ड साइट है वहीं पर प्लेटलेट प्लग बने, क्योंकि ये क्या है, प्लेटलेट प्लग बनना क्या है, एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है. जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, नया पेज लेके, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ. ठीक है, तो जैसे ये आपका ब्लड वेसल है. ठीक है, अब ब्लड वेसल्स में यहाँ पर आपको क्या आ गई, इंजरी आ गई. ठीक है,
यहाँ पर जो है वो इंजरी आ गई, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी इंजरी आ गई, ठीक है, इतने पोर्शन में हमारी इंजरी आई है, तो इतने ही पोर्शन में ब्लड प्लग फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होना चाहिए। अब प्लेटलेट्स आएंगी यहाँ पर एग्रीगेट करेंगी, ठीक है, एग्रीगेट करेंगी तो एडीपी रिलीज़ करेंगी, एडीपी रिलीज़ करेंगी तो एडीपी और प्लेटलेट्स को बुलाएंगी, जितनी प्लेटलेट्स आएंगी उतना एडीपी रिलीज़ होगा, उतना एडीपी रिलीज़ होगा तो और यहाँ पर फैलती रहेंगी, ठीक है। तो ये फैले ना, ये ऐसा ना हो कि ये पूरा यहाँ तक फैल जाए, यहाँ तक फैल गई तो ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाएगा। तो इसको इंश्योर करने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ किया जाता है, जिससे कि सिर्फ ओनली द साइट जहाँ पर इंजरी हुआ है सिर्फ वहीं पर प्लेटलेट प्लग बने, उसके बाद जो है वो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है, क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। चलो गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लॉटिंग। क्लॉटिंग कैसे होती है? तो क्लॉटिंग तो हमें पता ही है, फाइनली जो टिश्यू फैक्टर होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं प्लेटलेट्स एक्टिवेट इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग जो ब्लड प्लेटलेट्स एक्टिवेट करते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स जो एक बार प्लग बना के उसके बाद दो पाथवे को वो एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, which further activate the prothrombin activator, which causes the conversion of prothrombin into thrombin, and thrombin convert fibrinogen into fibrin polymerizes to form a blood clot, ठीक है। वही वाली बात हो गई, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा कि फाइनली जो ब्लड क्लॉट जो है हमारा बन जाता है। और ये सारे जो मैं क्लॉटिंग फैक्टर बता रही हूँ, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ठीक है, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन जब मैं आपको पढ़ा रही थी, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन याद होगा आपको, प्लाज्मा प्रोटीन है, मैंने आपको ये सारे फैक्टर पढ़ाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंस 1940 रिसर्च वर्क हैज़ इंडिकेटेड दैट द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ठीक है। 1940 में जब रिसर्च वर्क किया गया तो वहाँ पर देखा गया कि जो क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इन 1954 एन इंटरनेशनल कमिटी वॉज एस्टैब्लिश एंड द कम्युनिटी सजेस्ट एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर टाइम टू टाइम विद द अपीयरेंस ऑफ न्यू फैक्टर, ठीक है। तो एक कम्युनिटी डिसाइड की गई जिन्होंने कि क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है वो दिया, ठीक है, जितने भी नए फैक्टर आएंगे उनको इन्वॉल्व करने के लिए। तो टोटल कितने फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो ये सारे ब्लड कोगुलेशन फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दीज आर फैक्टर 1, 2, 3, इस तरीके से फैक्टर 1, 2, 3 हम इनको डिनोट करते हैं। फैक्टर 1 का नाम है फिब्रिनोजन, फैक्टर 2 का नाम है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 का नाम है टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर 4 का नाम है कैल्शियम, फैक्टर 5 का नाम है प्रोएसरलिन, जिसे हम लेबाइल फैक्टर भी बोलते हैं। देयर इज़ नो फैक्टर 6, फैक्टर 6 नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फैक्टर 5 के बाद सीधे फैक्टर 7 होता है। फैक्टर 7 इज़ द प्रो कन्वर्टिंग, जिसे हम स्टेबल फैक्टर भी बोलते हैं। फैक्टर 8 दैट इज़ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए और एंटो हीमोफिलिक ग्लोबुलिन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए आपको ये सारे फैक्टर्स लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है फैक्टर 9 एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट और क्रिसमस फैक्टर भी हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फैक्टर 10, फैक्टर 10 आपका है स्टुअर्ट पावर फैक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर 11 दैट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। नेक्स्ट है फैक्टर 12, फैक्टर 12 इज एन हैगमैन फैक्टर एंड एट द लास्ट इज फैक्टर 13, फैक्टर 13 इज अ फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर और लेकी-लोवार्ड फैक्टर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, देखो प्राइमरी हीमोस्टेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए, ये सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में, ठीक है, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे और इसमें हम दो पाथवे पढ़ेंगे, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक एक करके डिटेल में इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में समझेंगे, फैक्टर 1 फिब्रिनोजन, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, तो आई होप आप लोगों को प्राइमरी हीमोस्टेसिस समझ में आ गया होगा, यानी ब्लड प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।